नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए, बजाज फाइनेंस के ऊपर हमेशा एक एक चीजों को याद रखना कि एनबीएफसी की इंडस्ट्रीज में बजाज फाइनेंस नंबर वन है। और कितना भी बड़े बड़े कंपनी आए तो फिर भी बजाज फाइनेंस को अभी तक टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, जो जियो फाइनेंस कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से इस फील्ड में उतर चुके हैं, वो फ्यूचर में बजाज फाइनेंस को शायद टक्कर भी दे पाएगा। अभी देगा कि नहीं देगा वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो करीबन 4,26,000 करोड़ के आसपास है। और जियो फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो 2,40,000 करोड़ के आसपास है। तो दोनों में अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अराउंड देखा जाए तो 2 लाख करोड़ के आसपास डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है जियो फाइनेंस। तो वो टक्कर दे भी सकते हैं, क्योंकि उसके पास फंडिंग भी है, उसके पास पावर भी है। तो उस बेसिस में कंपनी ब्लैक रॉक के साथ भी काम कर रहा है, तो बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकते हैं। अभी देखिए, टक्कर दे सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बजाज फाइनेंस खत्म हो जाएगा, बजाज फाइनेंस बंद हो जाएगा। देखिए, जो क्लास में फर्स्ट आया और मतलब जो क्लास में सेकंड आया और जो क्लास में थर्ड आया, तो तीनों व्यक्ति का अगर आप परसेंटेज देखेंगे नंबर का, तो ऐसे परसेंटेज नहीं दिखेगा कि जो फर्स्ट आया उसका परसेंटेज है 99% और जो सेकंड आया उसका परसेंटेज है 88% और जो थर्ड आया उसका परसेंटेज है 77%। ऐसे नहीं दिखेगा। आपको हमेशा 99% और सेकंड का परसेंटेज दिखेगा 96 to 97%, नहीं तो 98%। इस तरीके से डिफरेंस दिखेगा, मतलब कुछ ही डिफरेंस रहेगा क्या। उसका कोई मतलब वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है। तो उसी तरीके से अगर फाइनेंस कंपनी अगर सेकंड भी हो जाए तो उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे, जिस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर, जियो फाइनेंस जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ब्लैक रॉक के साथ काम करने वाले हैं, तो बजाज फाइनेंस तो खत्म हो जाएगा, बजाज फाइनेंस तो पीछे चले जाएगा। हाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन अगर रहे तो ही तो मजा है। कंपटीशन बिना कोई भी कंपनी काम कर रहे हैं मतलब वो कंपनी कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सर सोचिएगा हमेशा इस चीज़ों को। बाकी मैं बजाज फाइनेंस के और पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं। 11,300 करोड़ से 14,900 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मतलब फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो 4,300 करोड़ से 5,200 करोड़ तक बना। और बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है 3,100 करोड़ से 3,800 करोड़ तक बना। बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। नेट जो एनपीए है वो 0.34% से कंपनी के एनपीए 0.37% के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का एनपीए यहाँ पे कंट्रोल में रखा और बेस्ट तरीके से एनपीए यहाँ पे कंट्रोल में है, और जिसके चलते कंपनी के आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। तो रिजर्व और बोरिंग्स लगातार इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि देखिए, अच्छे कंपनी के यही खासियत पॉइंट होते हैं, क्योंकि जो फाइनेंस कंपनी खुद के जो बोरिंग्स लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसके साथ साथ रिजर्व भी बढ़ रहा है, उसके बाद प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर डरना नहीं चाहिए। उस कंपनी के ऊपर हमेशा डटे रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए सारी चीजों को वो नोटिस किया, सारी चीजों को वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ मजेदार बात बता दूं, कंपनी का फिक्स एसेट से 250 करोड़ के आसपास था 10 साल पहले। आज वो 3,500 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। एटलीस्ट 3,200 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। सिर्फ 250 करोड़ का फिक्स एसेट और 3,500 करोड़ के आसपास बन रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया कंपनी, आप यहाँ पे सोचिएगा जरूर। और कंपनी के हाथ में कैश कितना है, देखिए कंपनी के हाथ में ऑलमोस्ट 10,600 करोड़ के आसपास कैश भी है। तो कैश को भी कंपनी देखिए 230 करोड़ का कैश को अभी बढ़ाकर 10,000 तक लेके गए। तो बेस्ट तरीके से कंपनी सिचुएशन बनाया और इस सिचुएशन में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, आप खुद ही देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना। यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर के पास जो आपको येलो कलर का जो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, येलो कलर का जो बार दिख रहा है, ये क्या है? ये एक्चुअली लॉकिंग है। प्रोमोटर का जो शेयर है वो लॉकिंग है। अभी प्रोमोटर के शेयर लॉकिंग होने का मतलब क्या है कि देखिए, कुछ टाइम ऑफ पीरियड में कभी कभी होता क्या है, सेबी के माध्यम से इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है कि प्रोमोटर खुद के शेयर को बेच नहीं पाएंगे, प्रोमोटर खुद के शेयर को प्लेजिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या किया जाता है, उसको लॉकिंग किया जाता है।
लॉकिंग मतलब आपको मान के चलिए आपने कुछ गलत काम किया और आपके पुलिस अधिकारी ने आपका क्या किया, आपका बैंक को सीज कर दिया। तो वहां से आप पैसा विथड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं और बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से सिचुएशन को प्लेजिंग कहा जाता है, तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। और म्यूचुअल फंड ने देखिए कंटिन्यूसली खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है, और एफएस ने भी और डीएस ने भी, दोनों ने ही होल्डिंग को पॉजिटिवली ग्रोथ किया। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फिर से एक हैंडल बनने जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा, और एडिंग करने के बाद मेरा जो टारगेट निकल के आएगा करीबन 15% के आसपास, जो निकल के आएगा करीबन 8,470 के आसपास। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो टारगेट निकल के आएगा, जो टारगेट में खुद एंटी जो लेने वाला हूँ, तो प्लीज आप एंटी मत लीजिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग रिस्क कैपेसिटी होते हैं। तो अगर आप काम करना चाहते हैं, पहले आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि किसी के बात सुनकर काम करना बहुत बड़ा मतलब गलती हो सकते हैं। तो प्लीज आप खुद की रिसर्च के हिसाब से काम करिएगा, और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडस्ट्रीज में उज्जीवन बहुत शानदार तरीके से खुद को फिर से रीबैक किया, क्योंकि जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर बिग फॉल हो गया। उसके बाद यू टर्न लेकर कंपनी वही लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है जिसका लाइफ टाइम हाई है। चलो सबसे पहले वो चार्ट पैटर्न्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर किस तरीके से एक बाउंस बैक किया। कंपनी जब लिस्टिंग हुआ तब से लेकर बिग क्रैश हो गया था, और एक क्रैश कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं था। अगर मैं टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 77% का क्रैश था, 77% के आसपास क्रैश था। और उसके बाद कंपनी क्या किया, खुद के मतलब रीबैक करने के बाद कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे करके अच्छा खासा ग्रोथ किया, और यहाँ पे एक पैटर्न स्केट कर रहा है। कंपनी 3 बार ऑलमोस्ट कप के बाद हैंडल बना चुके हैं, और मुझे लग रहा है और एक बार हैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट होने का चांसेस है, क्योंकि जब 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया था वो फॉल हो गया, उसके बाद बाउंस बैक कर दिया, क्योंकि कंपनी के यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या था, एक सपोर्ट था, उसी सपोर्ट को फेस किया, उसके बाद कंपनी रीबैक कर रहा है। तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो कहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, करीबन 108 रुपीज के आसपास। अभी क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी के ऊपर मैं एंट्री लेने के लिए क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहली बात, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को बेचा, मगर एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया, ये पहली बात है। दूसरी बात है, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो रिजल्ट अभी तक आया नहीं, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी के इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। क्यों, देखिए कंपनी का मार्च का डेटा देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ से 1200 करोड़ तक देखने को मिला। बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो जो कंपनी इतना शानदार रिजल्ट किया है, क्या उस कंपनी रुक के रहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो फिर से इस जगह से एक शानदार तरीके से बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। देखिए 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को दिखाऊंगा। देखिए बहुत दिनों से म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर कुछ खास एंट्री नहीं लिया, और फाइनली लास्ट दो मतलब क्वार्टर्स में दिसंबर और मार्च में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग किया। तो आप कहेंगे सर 0.29% का होल्डिंग है, तो क्या एक कोई होल्डिंग है? हाँ, आपके आपके हिसाब से जरूर ज्यादा होल्डिंग नहीं है, फिर भी ट्रस्ट करना शुरू किया है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि 5 पैसा कैपिटल बहुत छोटा सा कंपनी है, तो इसके ऊपर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है, तो ट्रस्ट किया तो यही पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो बाकी जो डेटा है आप देखेंगे तो जो एफएस ने जो होल्डिंग किया वो खुद का होल्डिंग को लगातार एक रेंज के हिसाब से कंटिन्यू कर रहा है, करीबन 22.5% के आसपास। तो बाकी होल्डिंग पब्लिक और प्रोमोटर के पास है। प्रोमोटर के पास 32% होल्डिंग है, सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास दिखेगा 44%, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, सिर्फ 1600 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी में हाई लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अभी से जर्नी होना स्टार्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में, इक्विटी मार्केट में निवेश करना इंडियन व्यक्ति जितने सारे हैं वो इक्विटी मार्केट में निवेश करना अभी तक से शुरू शुरू किया है, क्योंकि सिर्फ 3.5% लोग इक्विटी में निवेश करते हैं, और जहाँ पे चाइना में 33% लोग इक्विटी में निवेश करते हैं, और यूएस में 55% लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। तो 3.5% का जो परसेंटेज अभी 3.5 से 3 से 3.5% के आसपास जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जा रहा है, तो सोचिए अगर 33% तक चला गया तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी ये सारे कंपनीज के ऊपर होने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करें तो सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ,
और कंपनी का एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट, सब कुछ तो ठीक ठाक है। सिर्फ इस बार कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया, क्योंकि कंपनी के जो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो आधा इनकम है, और उसके साथ साथ कंपनी के जो नेट सेल्स हुआ, उसके साथ साथ कंपनी के जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो गया, और इसी ज़्यादा एक्सपेंस के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा झटका लगा है। और इसी के कारण कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि पिछले सालों में इंटरेस्ट था सिर्फ 4.5 करोड़ का, इस बार 10.5 करोड़ के आसपास कंपनी के इंटरेस्ट देना पड़ा। क्यों इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा? क्योंकि कंपनी इस बार अच्छा खासा लोन जो लिया, जो पिछले सालों में लोन था सिर्फ 170 करोड़ के आसपास, और इस बार कंपनी का 350 करोड़ के आसपास लोन है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। इसलिए कंपनी को ज़्यादा कर्जा पेमेंट करना पड़ा इंटरेस्ट के साथ, तो उसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। बाकी हाई पैसा कैपिटल के ऊपर बाकी पॉइंट्स अच्छा है। कंपनी के ऊपर कैश कन्वर्जन जो साइकिल रेशियो है वो एकदम जीरो हो चुके हैं, मतलब कंपनी फटाफट पैसा जो कस्टमर से उठाना है वो फटाफट पैसा उठा पा रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक बूस्ट साबित होता है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो मेरा पैटर्न बना था काफी ध्यान पैटर्न्स का, उसको मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट भी हुआ था। उसके बाद कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है, तो बाउंस बैक जब करेंगे तो एक बड़ा सा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। वो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 814 के आसपास। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। मैं तो बुलिश हूँ, आप बुलिश है कि नहीं है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कनारा बैंक। कनारा बैंक जल्द से जल्द अपडेट दे चुके हैं आपको। 15 तारीख को, मई का 15 तारीख को आपको एक के बदले 5 शेयर कंपनी आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।